एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर हम लोग बात करने वाले, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये पूरे चैप्टर में हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। पूरा स्टोरी मोड ऑन है हमारा इस चैप्टर के बीच में। द होल चैप्टर जो है हमारा पूरा स्टोरी में जाने वाला है, तो गेट रेडी फॉर स्टोरी। Yes, sir. एंड आई एम बैक। ओके, तो बेसिकली so we were
चलो, I hope everyone, actually there is some internet issues right now. Okay, there was some internet issue. अब जो है मेरी आवाज भी अच्छे से आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी फ्रोजन नहीं है। अब हमारा लेक्चर जो है, वी स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, सबसे पहले पढ़ते हैं एटम। एटम जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एटोमियो। ओके, एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, from a Greek word atomio, which means uncuttable, which means uncuttable. Okay, अब एटॉमिक थियरी की हम लोग डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। ओके, एटॉमिक थियरी की डिस्कवरी में द फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट्स कॉल्ड आचार्य कनड। ओके, आचार्य कनड जो था, आचार्य कनड, ही वाज एन इंडियन सेंट। ओके, ही वाज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ रामायण से भी पहले, जब सतयुग था, सतयुग के टाइम पे, जब जो बच्चे जो थे ना, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो थे, ओके, महर्षि कन्नड़, ऑफ कोर्स महर्षि कन्नड़, आचार्य कन्नड़, उस टाइम पे जो है ना, बच्चे जो थे ना, दे यूज्ड टू टच द फीट ऑफ देयर टीचर्स। इतनी इतनी उनमें जो है, क्या बोलते हैं, कि बच्चों की तरह नहीं। ओके, तो उस टाइम के जो सतयुग, हाँ, वो सतयुग था। ओके, आज के बच्चे जो है, दे आर लाइक, दे गिव दी हाई फाई एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, उस टाइम पे वैसा नहीं था। दे यूज्ड टू टच दी फीट, अंगूठा तक काट देते थे अपना, गुरु दक्षिणा के, एज अ गुरु दक्षिणा। ओके, तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस टाइम पे जो था ना, उस टाइम पे आचार्य कन्नड़ के टाइम पे, आचार्य कन्नड़ ने, जहाँ पे जब साइंस की कोई दूर दूर तक कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी साइंस का कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुए थे, किसी को पता ही नहीं कि साइंस करके कुछ होता है, उस टाइम पे आचार्य कन्नड़ ने जो है एक चीज कही थी कि इंसान, मनुष्य जो है ना, मनुष्य वो बना हुआ है परमाणु से, और बहुत सारे परमाणु साथ में मिलके अणु बनाते हैं। कि मनुष्य जो है वो परमाणु से बना हुआ है, और बहुत सारे परमाणु साथ में मिलके अणु बनाते हैं। परमाणु मीन्स, अणु मीन्स मॉलिक्यूल। ओके, परमाणु जो है, तो परमाणु मीन्स एटम, एंड अणु मीन्स मॉलिक्यूल। तो इसलिए देखो, मूवीज में भी देखा रहेगा कि परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बम, चाइना जो है परमाणु बम बनाने की ताकत में है, परमाणु बम के इन्वेंशन चालू है। तो एटॉमिक बम, परमाणु बम, हिंदी में वो बोलते हैं हम उसे। रोहन सिंह का हाथ ऊपर है कई देर से, क्या हुआ रोहन सिंह? No, no, sir. Actually, I addressed before to tell you that your video and audio was lagging. I forgot to lower it. Sorry. ओके ओके ओके, नो इशू, ओके फाइन। तो बेसिकली आचार्य कन्नड़ ने जो है ये बताया था कि इंसान, मनुष्य जो है वो परमाणु से बना हुआ है, और बहुत सारे परमाणु साथ में मिलके अणु बनाते हैं। ये तो हो गई आचार्य कन्नड़ की बात। आचार्य कन्नड़, और ये बात जो है, ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी बिफोर 400 बीसी, बिफोर 400 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब आचार्य कन्नड़, अभी मैं ये एक्चुअली में, मैं ये साइंस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के रिलेटेड एक्चुअली में कुछ लिखा नहीं गया था, तो ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा गया था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर आचार्य कन्नड़ के बाद आए थे डेमोक्रिटस। देयर वाज अ देयर वाज अ पर्सन नेम डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो है, उसने वर्ड यूज किया एटोमॉस, और एटोमॉस जो है, वो उसने वर्ड यूज किया टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। To describe the smallest particle, Democritus used the word atomos. ये तो हो गया डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जैसे ही गए, उसके टाइम बीता, समय बीता, और एक इंसान आया जिसका नाम था एरिस्टोटल। किसी और देश में, किसी और कंट्री में, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था, ही वाज द टीचर ऑफ, ही वाज द टीचर ऑफ ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना रहेगा अलेक्जेंडर का तुम लोगों ने। ही वॉज द ट्यूटर ऑफ, एरिस्टोटल वॉज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, नहीं नहीं, तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं रखना, इट इज जस्ट द हिस्ट्री। ओके, तो एरिस्टोटल आया। ओके,
एरिस्टोटल आया. एरिस्टोटल felt that regardless of the number of times you cut a form of matter in half, you would always have a smaller piece of that matter. कि no matter तुम लोग कितने भी टाइम्स एक चीज को दो चीजों में या तीन हिस्सों में उसको कट कर लो, तुम्हें जो पार्ट आएगा वो छोटा पार्ट ही आएगा. मतलब एक बड़े पार्ट में से जब दो चीजें तुम लोग कट करोगे तो तुम्हें जो दो छोटे पार्ट ही मिलेंगे, और उन दो छोटे पार्ट्स को जब तुम लोग फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, तो तुम जब उन दो चीजों को ज्वाइन करोगे तो कंबाइन होके जो पार्ट तुम्हें मिलेगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा कंपेयर टू दी हाउ इट वाज बिफोर. ओके, तो उसने ये चीज कही थी. ओके, तो एरिस्टोटल ने ये कहा. एरिस्टोटल ने ये कहने के बाद फिर आता है डेल्टन. अब हमें जो है हमारा मेन जो स्टार्ट होता है, हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है डेल्टन से. ओके, हमारी कहानी जो एक्चुअल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है डेल्टन से, डेल्टन एटॉमिक थियरी. ओके, अब लेकिन डेल्टन से भी पहले, एरिस्टोटल के बाद, there was a scientist called Antonio Lavoisier. There was a person called Antonio Lavoisier. He came in the year 1700s. Okay, Antonio Lavoisier जो है, he is known as the father of chemistry. Antonio Lavoisier is known as the father of chemistry. He proposed the law of conservation of mass. उसने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको बताया, और ये बताया कि एनर्जी और एटम जो है, एटम एंड एनर्जी, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कि एक एटम जो है इट कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, ये एंटोनियो लेवोजियर ने एक थियरी प्रपोज की थी जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, एंटोनियो लेवोजियर के बाद, of course you can write, you have to write all of this. Okay, तो एंटोनियो लेवोजियर जो है उसने ये चीज कही. एंटोनियो लेवोजियर के बाद देयर केम वन मोर पर्सन जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट. 1700, एंटोनियो लेवोजियर केम इन दी 1700s. ओके, लेकिन बात सुनो, एंटोनियो लेवोजियर केम इन द ईयर 1700s. लेकिन एंटोनियो लेवोजियर से पहले जो तीन इंसान आए थे, कौन से तीन इंसान? आचार्य कनड, डेमोक्रिटस एंड एरिस्टोटल. ओके, ये तीनों के तीनों they said their thing, they found out these theories, they found out their theories before Christ. ओके, आचार्य कनड जो है उसने ये थियरी बताई थी इन द ईयर 1400 BC. इन द ईयर 1400 बिफोर क्राइस्ट. डेमोक्रिटस जो था, डेमोक्रिटस यूज्ड द वर्ड एटोमोस इन द ईयर 460 to 370 BC. उसने जो बताया था इन द ईयर्स 460 to 370 BC. और एरिस्टोटल जो है वो आया था इन द ईयर 384 to 332 BC. नहीं, तुम्हें ये ईयर्स कुछ भी याद नहीं रखने. मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन तीनों ने जो चीजें बताई थी इट वाज बिफोर क्राइस्ट. वेयर एज हम लोग जहां से डेल्टन स्टार्ट, एंटोनियो लेवोजियर से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं आफ्टर क्राइस्ट. और आफ्टर क्राइस्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटोनियो लेवोजियर इन दी 1700s. ओके, एंटोनियो लेवोजियर का टाइम था 384 to 332 BC. इस बीच में एरिस्टोटल आया था इन द ईयर 384 to 332 BC. अब एरिस्टोटल गया तो एंटोनियो लेवोजियर आया. एंटोनियो लेवोजियर ने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया. एंटोनियो लेवोजियर ने, नहीं, यू डोंट हैव टू लर्न दिस हिस्ट्री यार. डेल्टन से तुम्हें याद रखना है, डेल्टन से. फिलहाल के लिए ये जो है ये पुराना है, ये इसको याद नहीं रखना. डेल्टन को जो है, अब
एंटोनियो लेवोजियर के बाद आता है जोसेफ प्राउस्ट, जिसको हम लोग प्राउस्ट लॉ बोलते हैं। आशुतोष, आशुतोष अनम्यूटेड। सर एंटोनियो लेवोजियर ने कौन सा लॉ प्रपोज किया था सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर तो उसमें होता क्या है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके सर। सर और एक डाउट था हाँ, सर, एंटोनियो लेवोजियर के पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे, तो उनको हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों नहीं बताया, और एंटोनियो लेवोजियर को क्यों बताया? बिकॉज एंटोनियो लेवोजियर की जो इन्वेंशंस और थियरीज और डिस्कवरीज थे, दोज वर वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज। ही वाज द पर्सन जिसने ऑक्सीजन को नाम ऑक्सीजन दिया। ही वाज द पर्सन जिसने ये बताया कि वाटर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, जब केमिस्ट्री ठीक से केमिस्ट्री का मतलब डिस्कवरीज भी नहीं हुई थी, ठीक से केमिस्ट्री को हमने डिक्लेयर भी नहीं किया था कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तब पानी को जो है एक एलिमेंट माना जाता था। और ये माना जाता था कि पानी हमें सिर्फ ओशंस और सीज और लेक्स में से मिलते हैं और रेन ओके वाटर सर। से ही मिलता है। ओके सर। एंटोनियो लेवोजियर वाज द पर्सन जिसने हमें ये बताया कि पानी को हम लोग लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं। पानी जो है इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसकी डिस्कवरीज जो थी इतनी थी कि उसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री उसको डिक्लेयर कर लिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो तो एंटोनियो लेवोजियर हो गया। अब एंटोनियो लेवोजियर होने के बाद और कोई हाथ ऊपर उठा है? अनहद शा, अनहद शाबरा। But my doubt's kind of stupid, but like when a baby born, so matter is being created, right? And when a person dies, matter is being destroyed. So like law of conservation of mass doesn't apply over there, or what's the case? नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा अप्लाई होता है। इंसान मरता है तो उसको हम लोग दफनाते हैं, मतलब उसको हम लोग बरी करते हैं, तो बरी करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉइल या तो फिर मैटर, उसको डिकम्पोज होता है। प्लांट्स उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर हो रहा है। ओके, और जब भी इंसान बॉर्न होता है, तो इंसान जो बॉर्न होता है, तो इंसान जो है एक बेबी जो है इट इज बॉर्न फ्रॉम अ स्पर्म। तो बेसिकली वो भी एक मैटर ही है। ओके, But तो size एवरीथिंग इज, difference, हाँ, size difference, साइज cause डिफरेंस नहीं, साइज डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है यार। मतलब साइज डिफरेंस कैसे बोल सकता है? वो तो साइज तो बेसिकली जब वो बॉर्न होता है तो बाकी तो फिजिकल ट्रेट्स है ना जो चेंज होते हैं। तो फिजिकल ट्रेट्स तो किसी के भी चेंज हो सकते हैं बेसिकली। okay, thank you. समझा? उसमें एक बेबी में हार्ट रहता है, तो वो बड़े होके भी उसमें हार्ट रहेगा ही। दो लंग्स होते हैं, वो लंग्स ही रहते हैं। बाकी फिजिकल ट्रेट्स एज के हिसाब से जो है वो ग्रोथ होती है, दैट इज अ फिजिकल ट्रेट। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। ओके, अनम्यूट किया है दूसरों को भी। So, अमार्त्य फ्रॉम गिरगांव एंड अनमोल फ्रॉम दादर। अमार्त्य, ओ ओके, अमार्त्य बोलो। सर एक लेव्यूजर ने कैसे प्रपोज किया कि वाटर में लाइक इन विच एक्सपेरिमेंट डिड ही प्रपोज दैट वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज उस टाइम आपने बोला था केमिस्ट्री हैड जस्ट बीन इन्वेंटेड। तो सर नहीं, मैंने कब नहीं बोला कि ऐसे एनर्जी जस्ट हैज बीन इन्वेंटेड। मैंने बोला कि उस टाइम पे जब केमिस्ट्री में अच्छी खासी डिस्कवरीज नहीं हो रही थी। हाँ बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ मेजर डिस्कवरीज नहीं हो रही थी, और किसी ने ऐसा रोल प्ले किया ही नहीं कि कोई किसी को इतना बड़ा नाम दे दे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियो लेवोजियर उस टाइम पे आया और उसने जो है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसने दोनों को कंबाइन एक कंटेनर के अंदर, और उसने देखा कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म हो चुका है। और इससे उसको ये पता चला कि वाटर फॉर्म हो रहा है, और वो जो है लेबोरेटरी में भी फॉर्म हो सकता है। इट इज नॉट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम दीस रिवर्स एंड लेक्स। So how did he manage to do that? How did he manage to combine two gases? क्यों नहीं, अभी भी तो हम लोग कर रहे हैं, कंबाइन तो कर रही है ना। कंटेनर में अगर हम लोग दो गैसेस डालेंगे और उनको हीट करेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बात आती है सिर्फ टेम्परेचर की, कि हमें हीट करना पड़ेगा, उतना बड़ा टेम्परेचर पे उसने उसको हीट किया।
So बस दो gases डालें और heat करें, हो गया. हाँ, of course. But so hydrogen, like when it exposed to the atmosphere or heat, like fire, then won't it blast? हाइड्रोजन की ब्लास्ट होगी क्या? Yes, so hydrogen, like so when it gets like released to the atmosphere, it gets like it blasts. So that's why hydrogen sulfide it's very inflammable. So अरे नहीं रे, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड फ्लेमेबल रहेगा, नॉट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंजेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन. यू कांट से कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज फ्लेमेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन जो है अभी एट प्रेजेंट हमारे आसपास गैस में अवेलेबल है. तू माचिस जलाएगा तो जल जाएगा क्या? मैं जल जाऊंगा अगर मैंने अभी मैच स्टिक जला दी तो. एयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अभी क्या हम लोग माचिस जलाएंगे तो क्या हम जल जाएंगे क्या? so can we carry this experiment even in our home, so हाँ, बस तुझे सिर्फ 15 सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी. तो जस्ट मैनेज कि तू कहीं से तू 15-16 सिलेंडर लेके आए और उनको एक साथ कंटिन्यूस एक ही कंटेनर को वो हीट प्रोवाइड करे उन 15-16 सिलेंडर्स की. if you can manage that, then you can do it at home also. so you needed so many cylinders. you 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 need heat na. Oh, H2 plus O2 on heating. तो हीट हम लोग ट्रायंगल डालते हैं ना एरो के ऊपर. oh, yes sir. ओके, Yes sir, thank you sir. कृष्णा को अनम्यूट किया है, Sir, अमोल को अनम्यूट. Sir, I have a doubt. Sir, according to Anton Lavoisier, that he said that atom can neither be created nor be destroyed. It can mass can neither be created nor be destroyed. But then during when the Big Bang occurred, then mass was matter was created, right? राइट. So then does it तो वो hold बिग true बैंग for थियरी that? है, वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. बिग बैंग थियरी हुआ एंड सडनली द अर्थ फॉर्म हो गई. तो बेसिकली उसके बाद जो भी है अप्लाई दैट लॉ. लेकिन वो बिग बैंग थियरी जो है वो खुद में एक थियरी है, तो उसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो सकता. So can we say that it is not applicable before the Big Bang theory? बिल्कुल सही. बिग बैंग थियरी से बिफोर एप्लीकेबल नहीं है. इट इज एप्लीकेबल राइट नाउ ऑन दिस अर्थ. I have one more small doubt. हाँ. When we plant a sapling, its mass is almost negligible. But then when it grows after so many years, it becomes a tall tree. Then where does the mass come from? फिजिकल ट्रेड, वो तो ट्री बढ़ेगा ऊपर तो जो सारे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो सब इनटेक कर रहा है, वो उसके वजह से वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है. बेसिकली वो सारी चीजें वो क्या कर रहा है, खुद में ले रहा है. तो वो कुछ ले रहा है इसलिए उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं. Yes, sir. ओके, Thank you, sir. काइंड ऑफ वो एक एटम इनटेक ही कर रहा है ना. अगर वो नए न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वाटर इनटेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो बेसिकली एवरीथिंग इज एटम. बेसिकली क्या हो रहा है, एटम ना ही क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो जस्ट एटम इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. And so growth is done by cell division, right? बिल्कुल सही. Okay. Thank you, sir. या अनम्यूटेड. So, during a nuclear explosion, law of conservation of mass was not followed. Could you explain why? कहाँ, कब Bomb blast was a nuclear explosion. कौन सा एक्सप्लोजन? Nuclear bomb blast. न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं होता. बिल्कुल, दैट इज डिफरेंट एक्चुअली. एटम जो है वो नया क्रिएट होता है, लेकिन एटम फिर भी क्रिएट तो होता ही है ना. बेसिकली बात ये है. देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो अगर यूरेनियम जो है, अगर उसको हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, अगर यूरेनियम जो है, अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब अगर न्यूक्लियर अल्फा बीटा पार्टिकल्स के थ्रू अगर यूरेनियम जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थोरियम, तो एक्चुअली में हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म.
एटम इज गेटिंग जस्ट अच्छा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कुछ ना समझे? हाँ सर. तो इसमें सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, काइंड ऑफ होता ही. अगर ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे तो बिल्कुल होता है, क्योंकि एटम जो है इट इज जस्ट फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सर थैंक यू. इंसान जो है ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी जो है अगर वो मर जाता है तो अगर उसको अगर हम लोग बरी करते हैं तो इट इज गेटिंग डिकम्पोज. दैट मैटर इज टेकन बाय प्लांट्स, और बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ले लेते हैं. अगर हम लोग उसको जो है अगर जला देते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग को अगर हम लोग जो है बर्न करते हैं तो इट इज गेटिंग कन्वर्ट, इट इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके तो वो हवा में मिल जाता है. तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो ही रही है, जस्ट मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एटम्स का. आगे बढ़ते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो है, अभी डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी. ओके यार तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे. अनम्यूटेड अनम्यूटेड सारे अनम्यूट. तो 2-2 सेकंड सर में. सर हाँ आपने बोलो. बताया था कि वाटर को लैब्स में क्रिएट कर सकते हैं, वाटर को तो लैब सर इस में दुनिया में वाटर क्रिएट कर सकते हैं. शॉर्टेज है ओके तो क्या 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 नहीं सुना, मुझे नहीं सुनाई दिया. सर आपने बोला था कि लैब में वाटर क्रिएट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही. तो सर इस दुनिया में वाटर शॉर्टेज है तो लैब्स में क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? हाँ क्योंकि हम लोग एक चीज बनाने जाएंगे ना तो दूसरी 5 चीजें जो है, 2 चीजें जो है ना वो गुम हो जाएंगी. पता है कैसे? क्योंकि वाटर जो है ना वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से और उनको हीट करने से. और उस चक्कर में जो है एक बूंद बनाने में जितना हमें हीट लगता है ना वो हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, तो उस चक्कर में हमारी पूरी सिलेंडर्स ऑक्सीजन और ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना वो सब गायब हो जाएंगी उतनी हीट प्रोवाइड करने में. सर एज टू अनमोल्स डाउट, उसने बोला कि बिग बैंग थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो सकता है. सर हाँ वो पार्टिकल जो बर्स्ट हुआ था बिग बैंग थ्योरी के समय, उसमें सब मास था ना पूरे बिल्कुल यूनिवर्स का. हाँ सो कांट बिल्कुल. वी से इट्स फॉलोड देयर आल्सो? यार बिग बैंग थियरी जो है ना, एक ब्लास्ट हुआ, एक एनर्जी रिलीज हुई, तो एक एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी से जो है अर्थ फॉर्म हो गई. तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. अब तक बिग बैंग थियरी को कोई मतलब ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है कि, तो बस हाँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बैंग थियरी द यूनिवर्स बिगेन. अब वो एनर्जी थी, मास था, वो अब तक डिफाइन नहीं हुआ है. ओके ओके सर. So what did Joseph Proust do? जोसेफ प्राउस ने एक दूसरा थियरी बताया था. तो उस थियरी का नाम था लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ओके जोसेफ प्राउस जो है ना उसने एक दूसरा लॉ बताया था जिसका नाम था लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. अब तुम लोग बोलोगे सर ये लॉ क्या है? ये लॉ जो है ये कहता है कि एटम जो है, हर एक कंपाउंड जो फॉर्म होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक जो कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसका हमेशा फिक्स्ड रेशो ही होता है. अगर वाटर जो है, नो मैटर व्हाट, वाटर जो है किस भी तरीके से बना लो, कौन से भी XYZ तरीके से बना लो या ABC तरीके से बना लो, अगर वाटर बनाने के 10 तरीके हैं, अगर 10 तरीकों से ही वाटर बनाओगे उसका हमेशा जो कांस्टेंट प्रपोर्शन जो रहेगा, कंपोजिशन रहेगा, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा. Oh, अच्छा, same composition. वो हमेशा वाटर का सेम कंपोजिशन ही रहेगा, नो मैटर व्हाट प्रोसेस यू अप्लाई टू क्रिएट अ वाटर मॉलिक्यूल. ओके So या of constant composition. Composition is हमेशा constant, it does not change. बिल्कुल सही. तो जोसेफ प्राउस, इसको हम लोग प्राउस लॉ भी बोलते हैं. कौन सा क्या बोलते हैं? प्राउस लॉ. प्राउस लॉ ये कहता है कि नो मैटर व्हाट मेथड, व्हाट एवर टेक्निक यू अप्लाई इन क्रिएटिंग अ मॉलिक्यूल, तो इसका हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन रहेगा. ये जोसेफ प्राउस ने बताया था. Okay, sir.
Thank you. Prisha Desai unmuted. Akshan so- Mohone unmuted. So stoichiochemistry is derived from this law. बिल्कुल सही. Stoichiochemistry. Which law you are talking about? Law of Proust constant proportion. हाँ, Proust law. Proust of constant proportion और law of fixed proportion. स्टैचियोकेमिस्ट्री में सारे लॉज यूज होते हैं, और जब हम लोग स्टैचियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम जो है इन सब सारे लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं. लॉ Okay, ऑफ sir. कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके अलावा 3-4 लॉज और है, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. और ये सारे लॉज जो है ये बेस बने स्टैचियोकेमिस्ट्री के. Okay, sir. Thank you. So I already asked you that Joseph Proust. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अरे यार, तुम्हारे हाथ दर्द नहीं कर रहे क्या? कितना रेस करोगे हाथ? सर एक डाउट था खाली. हाँ बोलो. सर हम लोग ऐसे एलिमेंट्स और एटम्स को माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते ना? कौन से एलिमेंट्स? सर कोई भी एटम या ऐसे एलिमेंट्स को. डिपेंड करता है कि कौन सा टेलीस्कोप है वो. अगर तुम्हारे लेबोरेटरी के वो चीप वाले टेलीस्कोप ये माइक्रोस्कोप है तो बिल्कुल भी नहीं. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो फिर हम लोग तुम लोग जो है न्यूक्लियस को देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो, एटम्स को देख सकते हो. ओके डिपेंड्स ऑन सर. द माइक्रोस्कोप. ओके सर, थैंक यू सर. Sir, am I audible? हाँ ऑफ कोर्स यू आर ऑडिबल. बोलो. Sir, you told that hydrogen will not blast on heating it like in the lab for creating water. But in school, I learned that hydrogen will blast on like if you apply heat, if you supply heat. हाँ, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन को तुम लोग कितना टेम्परेचर दे रहे हो. वैसे तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी करके होते हैं, तो बेसिकली होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर और प्रेशर तुम लोग दे रहे हो. वाटर को बनाने के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है हाइड्रोजन ब्लास्ट नहीं होता. But sir, you said that a lot of like a very high temperature is supplied to the hydrogen. And in school, like they told us that if like we are performing an experiment, and if there's a if there's a gas being liberated, then we should take a matchstick and light it, and then put it on the near the gas, and then the hydrogen gas will go off with a pop sound. So बिल्कुल सही. if yeah, so if in such a like you told that you're gonna apply more heat to the this hydrogen If you apply more heat. more than the Hello. The fire, right? Your voice is cracking. If you apply more heat के बाद मुझे नहीं सुनाई दिया. Okay, sir. Thank you. नहीं पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं सुनाई दिया क्वेश्चन तुम्हारा. If you apply. Okay, sir. Yeah. So, sir, am I audible now? Yeah, you are audible now. Okay. Sir, the normal fire is it like has less temperature than the amount of heat that you are going to supply to the hydrogen, right? हाँ. Yeah. So definitely the hydrogen will blast, right? Yeah, हाइड्रोजन विल ब्लास्ट, बट तुम्हें ये भी देखना है कि हाइड्रोजन जो है कौन से टेम्परेचर पे ब्लास्ट होता है. ओके, हाइड्रोजन इन एयर रेंज फ्रॉम 18 to 16%. ओके, और जो फ्लेमेबल लिमिट्स होती है ना वो 4 to 75% होती है. Oh, okay. Thank you, sir. ओके. Okay, thank you. Yeah. बहुत अभी आगे बढ़ते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. डाल्टन ने जो है कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. नाउ लेट्स अबाउट दोस पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी. एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. उसने बताया ये. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. एटम्स जो है सेम एलिमेंट्स के बिल्कुल सेम रहते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. उसने ये भी बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. हाँ लिखना है ये सब. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म
मॉलिक्यूल। उसने ये सब चीजें बोली और जैसे जैसे टाइम जो है आगे बीता ये सारी की सारी चीजें रॉन्ग प्रूव होती गई। इसकी सारी की सारी चीजें या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, इसकी सारी की सारी चीजें जो है ना रॉन्ग प्रूव होती गई, सारी की सारी पॉइंट्स रॉन्ग हो गई एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इसकी सारी की सारी पॉइंट्स जो है गलत प्रूव होती गई और इस तरीके से डेल्टन जो है उसकी सारी पॉइंट्स पे ड्रॉबैक्स निकलते गए। अब कैसे कैसे पॉइंट्स पे कौन से ड्रॉबैक्स निकले, अब देखो पहली पॉइंट उसने बोली थी कि atom is smallest indivisible particle of matter. With the invention of with the discovery of electrons, protons and neutrons, ये पता चल गया कि atom is not the smallest particle of matter. Okay, with the discovery of electron, proton and neutron, हमें ये पता चल गया कि atom जो है वो smallest indivisible particle नहीं है। Okay, अब आगे बढ़े तो फिर उसने एक चीज ये भी कही थी कि atoms of same elements are identical, लेकिन with the discovery of isotopes, जहां पे जो है same atoms जो है they are actually में each other, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटियम, या तो फिर डिफरेंट आइसोटोप्स जैसे कि कार्बन C14, C15, C12, C12, C14, ये जो आइसोटोप्स जो है ये कार्बन के ही हैं लेकिन स्टिल दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसने ये कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ये रॉन्ग प्रूव हो गया विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। उसने ये कहा था कि एटम्स जो है डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मासेस होते हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट मासेस। विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स की डिस्कवरी के साथ ये पता चल गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स के सेम मास हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम एंड एर्गॉन, दोनों का मास 40 है। ओके, अगर ये पूछ रहा है अनहाद पूछ रहा है अगर ये सब फेलियर हो चुका है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब फेलियर है, ये सब फेलियर डिस्कवरीज हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बैटल हारी क्यों ना हो, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बैटल हारी क्यों ना हो, जंग उसने हारी क्यों ना हो, लेकिन उसने जंग लड़ी तो थी, उसने जंग लड़ी तो थी। वैसे ही हम लोग अगर एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना इज नेसेसरी कि उसका बेस क्या है। ओके, तो हमें ये जानना इज नेसेसरी कि इन डिस्कवरीज का बेस क्या है। ओके, तो सबको समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये। उसका सेकंड पॉइंट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ये पॉइंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में देखेंगे तो एटम्स जो है एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है न्यू एटम्स, हाँ, पार्टिकल रिएक्टर, जस्ट लाइक पार्टिकल रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शंस मैंने कहा था कि वहां पे जो है कॉन्सेप्ट डिफरेंट अप्लाई होते हैं। हम लोग अभी फिलहाल जो है फिजिकल केमिस्ट्री में वी आर टोटली लर्निंग अबाउट हाउ द केमिकल रिएक्शंस आर कंडक्टेड by transfer of electrons, okay, by transfer of electrons, giving and sharing of electrons। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में completely different concept अप्लाई होते हैं और atoms can be created और reactions, okay। तो particle accelerator is one of the examples, okay। तो ड्रॉबैक्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे ड्रॉबैक्स देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि एक एलिमेंट क्या होता है। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक एलिमेंट होता क्या है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैनॉट बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ। जो अपने से सिंपल में उसको हम लोग कन्वर्ट
नहीं कर सके बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा और द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, उनको हम लोग जो है फर्दर क्या नहीं कर सकते, फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी चीज में. ओके, दे आर everything which I am explaining, you all have to write all of it. Okay, so oxygen, hydrogen etc are all the examples of elements. Elements are made up of same kind of atoms. Elements जो है same kind of atoms से बने हुए हैं. After years of research, it was found that atoms are not indivisible but consist of some atomic particles, electrons, protons and neutrons. Okay, और आज तो डिस्कवरी यहाँ तक पहुंच गई है, आज की डिस्कवरी तो यहाँ तक पहुंच गई है कि वी हैव वेंट इवन इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, आज की डिस्कवरी जो है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि वी हैव वेंट इवन इनसाइड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, और अगर किसी को पता हो है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इवन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है ना, दे आर मेड अप ऑफ thing called quarks. There is, वो जो है ना बने हुए हैं quarks से. Okay, there are 3 quarks present in proton, 2 up quarks and 1 down quark. Okay, there are 3 quarks present in a proton, quarks and 1 down quark. In neutron there are 2 down quarks and 1 up quarks. अगर हम लोग इनको जो है अगर इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अप क्वार्क्स जो होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो होता है +2/3. तो प्रोटॉन में जो है +2/3 का 2 चार्जेस हैं और डाउन क्वार्क जो है उसका चार्ज होता है -1/3. तो अगर हम लोग इन सबको अगर ठीक से देखेंगे, ओके, +2/3 +2/3 -1/3. ओके, कितना हो गया? 4/3 -1/3. It gives us 3/3 और 3/3 cancel and it gives us charge of +1 जो कि प्रोटॉन का चार्ज होता है. और इस तरीके से प्रोटॉन का चार्ज जो है +1 होता है, अगर किसी ने पूछा है, अगर किसी को समझना है तो. ओके, इस तरीके से जो है प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है. मैं कह रहा हूं कि एवरी तुम्हारे पोर्शन में नहीं है क्वांटम, इट्स क्वांटम मैकेनिक्स. अगर तुम लोग ने इट्स क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोटॉन जो है, ईच प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जो है इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स. और क्वार्क्स जो है ना, वो जो क्वार्क्स जो है ना, 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से प्रेजेंट होता है, 3 क्वार्क्स. ओके, स्पिन, जो स्पिन होते हैं उसमें से 2 क्वार्क्स का स्पिन जो होता है वो होता है अप स्पिन. ओके, 2/3 2/3 +2/3 +2/3. अब जो अप क्वार्क होता है ना, 2 टाइप के क्वार्क्स जो होते हैं वो होता है अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, ऐसे क्वार्क्स रहते हैं. तो अप का चार्ज हमेशा 2+3 होता है, 2/3 होता है. ओके, अब 2/3 हुआ. और प्रोटॉन के अंदर जो है क्या होता है, एक डाउन क्वार्क भी होता है और डाउन क्वार्क का चार्ज जो होता है. तो इफ यू नाउ कैलकुलेट इट, टोटल यू विल गेट +1. और इस तरीके से जो है प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है. इफ यू सी अबाउट न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के पास 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं. तो 2 डाउन क्वार्क्स मतलब -1/3 और होता है जिसका चार्ज 2/3 होता है. ओके, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 -1/3 -1/3 -2/3.
-2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ओके, समझा न्यूट्रॉन का चार्ज 0 क्यों होता है? और ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, क्वार्क्स, दे आर, इनके बीच का जो फोर्स होता है, इट्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। तो क्वार्क्स के बीच का फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन्स। ओके, ग्लूऑन्स जो है वो क्वार्क्स के बीच का, ये 3 क्वार्क्स जो है, जो इनके इन तीनों क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स, ये ई नहीं है, ई नहीं है। तो ये देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लूऑन्स, और ग्लूऑन्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दीज क्वार्क्स। और एक प्रोटॉन के अंदर सिर्फ क्वार्क्स ही प्रेजेंट नहीं होते, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। एक कंप्लीट एनर्जी रहती है उसके अंदर। उसके अंदर मिली सेकेंड से भी मिली सेकेंड्स के बीच में जो है एक कंप्लीट बहुत सारी चीजें जो है ना, एक एनर्जी फॉर्म होती है। और वो बहुत सारी एनर्जी जो है ना, दैट इज एंटी क्वार्क्स। जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैसे एंटी क्वार्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटी क्वार्क्स और क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं मीजॉन्स। उसे हम कहते हैं मीजॉन्स। क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं ग्लूऑन्स। और क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं मीजॉन्स। एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये कुछ भी याद नहीं करना, ये कुछ भी याद नहीं करना है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। चलो, डिटेल में जो है तुम लोग इसके बारे में सीखोगे, इसके बारे में तुम लोग डिटेल में सीखोगे। सुनो सुनो सुनो, इसके बारे में तुम लोग डिटेल में सीखोगे जब तुम लोग जो है आफ्टर आफ्टर अभी तुम लोग 9th में हो ना, तो आफ्टर 6 इयर्स तुम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखोगे। जब तुम लोग आईआईटी कंप्लीट कर लोगे, फिर आईआईटी कंप्लीट करने के बाद स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि यार नहीं, मुझे और पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई में भी मुझे केमिस्ट्री करनी है, मुझे इंजीनियरिंग, मुझे 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 जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे केमिस्ट्री में डीप में जाना है। तो जब आईआईटी तुम लोग क्लियर कर लोगे ना, तो आईआईटी के बाद जो है तुम लोग जो है बोलोगे कि मुझे जो है ना मास्टर्स करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे मास्टर्स की डिग्री लेनी है। तो तो फिर मास्टर के बाद जो है ना, तुम मास्टर्स भी कंप्लीट कर लोगे। तुम लोग क्या कंप्लीट कर लोगे? तुम लोग मास्टर्स भी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद भी तुम लोग खुश नहीं हो कि नहीं, मुझे और पढ़ाई करनी है, मुझे और 5-6 साल पढ़ाई करनी है। ओके, मास्टर्स के बाद भी तुम्हें, अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और तुम लोग चाहते हो कि और मैं 5-6 साल और पढ़ाई करूंगा, टिल द एज ऑफ 40 इयर्स मैं पढ़ाई करते जाऊंगा, तो तुम लोग पीएचडी करोगे। मास्टर्स के बाद भी तुम लोग क्या करोगे? पीएचडी के लिए जाओगे, और पीएचडी में तुम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हो। इट्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, और पीएचडी में तुम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, तो तब जब भी तुम लोग ये चीज करोगे, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हमारे, इसके बारे में मैं बाद में बता, टॉपिक आने वाला है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसके बारे में कुछ मत पूछो। अब बात करते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम लोग माय एज
my age is 21. सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च, yes, I completed my school at the age of 8 years. फिर मैं कॉलेज में गया. अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. After years of research, it was found that atoms are not indivisible but consist of subatomic particles, electrons, protons and neutrons. Okay, सबको अब तक पता चल गया होगा कि what are electrons, protons and neutrons. Okay, electron was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by E. Goldstein and neutron was discovered by James Chadwick. तुम इसको याद रख. JGJ with JGJ. ओके, तो J से आता है J.J. थॉमसन, G से आता है गोल्डस्टीन एंड J से आता है जेम्स चैडविक. ओके, तो JGJ. ओके, JGJ से आता है JGJ, J.J. थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक. और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और फाइनली लास्ट में जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ. सबको समझ में आ गया? What is E in Goldstein? E उसकी यार, E उसका सरनेम है. E is the surname of Goldstein. Okay. अर्नेस्ट गोल्डस्टीन. अर्नेस्ट, ई का फुल फॉर्म अर्नेस्ट है. Now let's learn about the discovery of subatomic particles in detail. Now let's study about discovery of subatomic particles in detail. Discovery of electron. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर जो हुआ था, discovery of electrons was conducted in cathode ray tube. There was a cathode ray tube. Okay. अब एक्चुअली में हुआ क्या था? There was a person called William Crook. Okay. Called William Crook. उसने जो है there was a person called William Crook और William Crook ने जो है ना ये इक्विपमेंट डिजाइन किया. इस इक्विपमेंट का सबसे पहले जो है हम लोग सेटअप देखते हैं. ओके, इस इक्विपमेंट का हम सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं. ओके, तो इस इक्विपमेंट का हम लोग सेटअप देख लेते हैं. इस इक्विपमेंट में जो है देयर इज सिलिंड्रिकल ट्यूब जिसका साइज इज ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितना साइज है इस ट्यूब का? 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, तो उसमें जो है सबसे पहले देयर इज अ ट्यूब विच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. का नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब. इस ट्यूब का नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब. इसका नाम जो है वो है डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, विलियम क्रुक के नाम से इस ट्यूब को, इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब. ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब क्योंकि इसको डिस्कवर किया था विलियम क्रुक ने. इस सेटअप में जो है देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट. 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. ओके, एक है कैथोड और दूसरा है एनोड. ओके, कैथोड और एनोड. कैथोड is negatively charged and anode is positively charged.
इस कैथोड रे ट्यूब और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू। और कितना इलेक्ट्रिक सप्लाई, कितना वोल्टेज था? 10,000 वोल्ट। कितना वोल्ट? 10,000 वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज। ओके, तो वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 10,000 वोल्ट। इस ट्यूब वैक्यूम पंप भी था ताकि ट्यूब के अंदर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो सके और वैक्यूम भी क्रिएट हो सके। एयर प्रेजेंट था लेकिन बहुत ही कम, और लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप जो है वो अटैच कर दिया गया था। जैसे ही वैक्यूम पंप अटैच कर दिया, विलियम क्रुक जो है उसने जो है बेसिकली विलियम क्रुक जो है उसकी डिस्कवरी यहीं पे खत्म होती है। उसने सिर्फ ये इक्विपमेंट जो है ना, उसने सिर्फ ये इक्विपमेंट जो है वो सेटअप किया। अब ये सेटअप होने के बाद इस इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान गया जे जे थॉमसन का। ओके, इस इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान गया जे जे थॉमसन का। उसने बोला क्यों ना मैं इसमें जो है 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करके देखूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखूं, क्या पता। द नेम ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉक्स वाज डिस्चार्ज ट्यूब, पूरा का पूरा ट्यूब। और विलियम क्रुक के नाम से इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसमें से कैथोड रेस निकलने लगी। ओके, तो तो बेसिकली उसने नोटिस किया कि कैथोड से जो है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड से जो है ना कुछ रेस निकल रही है, कैथोड रेस निकल रही है, एंड गेटिंग दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होके जो है दे आर गेटिंग अट्रैक्टिव गोइंग टुवर्ड्स एनोड। उसने ये चीज नोटिस की। अब ये चीज उसने जैसे ही नोटिस की जे जे थॉमसन ने, तो उसने उसकी प्रॉपर्टीज निकालना स्टार्ट किया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज, बिकॉज दीज रेज वर इनविजिबल। दीज रेज वर इनविजिबल। तो अब उसने जो है कैसे पता चला कि अंदर जो है कैथोड रेज प्रेजेंट है, मतलब कैथोड रेज जो है वो रिलीज हो रही है। उसने कुछ प्रॉपर्टीज नोटिस की। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो उसने नोटिस की, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कि वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो ऑन दी सोडा ग्लास स्क्रीन। सोडा ग्लास स्क्रीन के ऊपर जो है ना दे आर प्रोड्यूसिंग जो है एक ग्रीन ग्लो, जो है वो ग्रीन ग्लो आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो है ग्रीन ग्लो आ रहा है। उसकी वजह से उसको पता चला कि अंदर कुछ तो रेज, अंदर कुछ तो चीज हो रही है, कुछ तो एक्सपेरिमेंट, कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ग्रीन ग्लो ऑन द सोडा ग्रीन ग्लास। दे आर नेगेटिवली चार्ज, हेंस डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उसने जो है ना नोटिस की कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको हम लोग लगा रहे हैं, तो दीज रेज आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। जो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, इलेक्ट्रिक पोल। तो इसका मतलब ये खुद नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। और जब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो दीज रेज आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ओके, तो इससे उसको पता चला कि रेज जो है उनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। सबको चीज समझ में आ गई, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। गो थ्रू इट, एक बार फिर से देख लो, नोट डाउन भी कर लो। सबको सेटअप समझ में आ गया? सबको सेटअप समझ में आ गया, तो सबको हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं आगे।
सबने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करने का टाइम दिया था, मैंने अनम्यूटेड था जानबूझ के। यार इतना टाइम दिया फिर भी तुम लोग बोल रहे हो प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। नहीं पार्थ, शीट सिल्वर नाइट्रेट कहां से आ गया बीच में? प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने पढ़ाई की, हमने पढ़ी सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द रेज, जो रेज जो है, द रेज दे आर ट्रेवलिंग in a straight line. These rays are traveling in a straight line. पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो ऑन द ग्लास। तो ये जो ये हिस्सा है ना, जो डार्क वाला हिस्सा, यहाँ पे जो है ग्रीन ग्लो क्रिएट करते हैं। ये रेज जो है यहाँ पे जाके ग्रीन ग्लो जो है क्रिएट करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग इस अप्लाई करते हैं these cathode rays are traveling towards the positive pole, तो पॉजिटिव पोल जो है उसकी तरफ ये जो है अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर ये इससे ये पता चला कि ये खुद नेगेटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ी हैं। आई होप सबको समझी ये 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट 3 पॉइंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दे पेनिट्रेट थ्रू मैटर। ये मैटर से जो है ना, ये कैथोड रेज जो है ना, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू
वेरी थिन शीट जो रहेंगी ना, उससे वो मैटर ये जो है कैथोड रेज पेनिट्रेट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट हमने ये जाना, प्रॉपर्टी जो है, जो जे थॉमसन जो है उसने ये जानी कि दे प्रोड्यूस द शैडो ऑफ एन प्लेस इन देयर पार्ट्स। अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका शैडो जो है बन जाता है। और ये जे थॉमसन ने कब देखा? जब उसने स्पिनिंग व्हील जो है वो रखा बीच में। उसने जो है स्पिनिंग व्हील क्यों रखा था? उसने स्पिनिंग व्हील रखा और उसको ये पता चला कि जब कैथोड रेज जो है जब वो कोलाइड कर रही हैं स्पिनिंग व्हील से, पैडल व्हील से उस स्पिनिंग व्हील को कोलाइड कर रही हैं, तो वो स्पिनिंग व्हील जो है ना वो रोटेट हो रहा था। तो इससे उसको ये पता चला कि these rays are made up of some matter, that these cathode rays are made up of some matter। और क्योंकि ये जो है स्पिनिंग व्हील जो है वो रोटेट होने लगा, इससे उसको ये भी पता चला कि these rays possess kinetic energy, kinetic energy। okay, रेशो ऑफ चार्ज बाय मास, रेशो ऑफ चार्ज बाय मास का अगर हम लोग रेशो निकाले E बाय M रेशो, उसने E बाय M रेशो निकाला जे थॉमसन ने, तो उसको E बाय M रेशो का जो वैल्यू है वो उसको मिला 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। एवरीवन नोट डाउन करो, मैं बता रहा हूं, नोट डाउन करो। आई होप सबको हर एक चीज समझ में आ गई, सबने नोट डाउन कर लिया। हैंड रेज किए हुए जिसने अनम्यूट कर रहा हूं। आशुतोष अनम्यूटेड, नकुल अनम्यूटेड, गर्व अनम्यूटेड, नकुल म्यूटेड, अनवे अनम्यूटेड, मुर्तजा अंसारी म्यूटेड। सर व्हाट इज EM? EM मैं बता रहा हूँ। E मतलब वेयर EM जो है इट इज E is nothing but the charge. E is charge whereas M denotes mass. तो charge by mass ratio, ठीक है? तो E इलेक्ट्रॉन is का charge, M चार्ज, is mass. हाँ, तो रेशो ऑफ चार्ज बाय मास, दिस इज नथिंग बट रेशो ऑफ चार्ज बाय मास। Thanks sir. ओके सर हाँ आपने डाल्टन थ्योरी के कॉन्ट्रडिक्शन में बोला दैट एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो पर क्रिएट अब हम लोग आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं क्या? नहीं, कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन की ये थियरी भी जो है रॉन्ग चली गई थी सर। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के हिसाब से क्रिएट कैसे हुए? क्रिएट मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट न्यू एटम ही क्रिएट हो जा रहा है। मतलब यूरेनियम से थोरियम क्रिएट हो गया। थोरियम इज कंप्लीटली डिफरेंट एटम देन यूरेनियम, जो कि नेचुरल सब्सटेंस है। सर तो मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस भी सिमिलर रहेगा? नहीं, न्यूक्लियस जो है वो सिमिलर कभी भी नहीं रहता। न्यूक्लियस डिफरेंट है, इसलिए तो एटम ही चेंज हो गया पूरा कंप्लीटली। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंजेस ना। नहीं मतलब जब यूरेनियम से थोरियम बन गया तो यूरेनियम का न्यूक्लियस भी थोरियम के न्यूक्लियस जैसा बन गया फिर? नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल तो उसको साल लग जाते हैं, 150 इयर्स 200 इयर्स, उसके बाद यूरेनियम जो है थोरियम बन जाता है। अच्छा, और सर डिस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर बॉम्ब वाला थिंग ना? बिल्कुल सही। ओके ठीक, थैंक यू सर। या और कोई अनम्यूट करते जाओ, म्यूट करते जाओ खुद को। Sir, can you please back to the cathode ray side? Someone asked a question there. तो आवाज नहीं आ रही, जिसने भी बोला आवाज नहीं आ रही। Sir, me Anvay, sir, am I audible now?
हाँ यार अनवर यू आर ऑडिबल नाउ बोलो. Yes, sir. So can you please go back to the cathode ray slide? I have a doubt there. कैथोड रेस Yes, I have a doubt there. कहाँ पे? Yes, yes, this one. Yes, sir. Sir, the next one. The ये next one. Yes, sir, ये the one before this. So before. ये So before one more, just one more slide before. this is the one. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the cathode ray is attached to which side, which terminal of the battery? यहाँ पे देख, यहाँ पे कैथोड इज नेगेटिव तो ये पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होगा और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ अटैच होगा. Sir, but in this we have learned that the smaller side is negative. Okay, तो Like in physics we have learned that the smaller side is negative, so then it will be connected to the negative side only in the diagram. ओके तो फिर हाँ तो फिर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा. Sir, अब सही है. so the cathode is connected to negative or positive? Cathode is connected to अब cathode is connected to negative and anode is connected to positive. Okay, sir. Okay. This is final. Negative cathode connected to negative or anode connected to positive. बोली. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Yeah. So can you go to the next slide? I have a doubt there. यहाँ पे उसके एक और next. यहाँ पे हाँ वो जो दो properties है, they produce the shadow of an opaque object placed in the path. Okay. And they can rotate light paddle wheel. मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया वो. So can you explain it? अच्छा ठीक है. तो उसने एक चीज ये नोटिस की, अभी मैं यहाँ पे कैसे करके दिखाऊं. एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, मैं तुझे दिखा रहा हूँ.